प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम मौर्य राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे, जो भारतीय इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। इस सब जो पिछला वाला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह जो है बिंबिसार से लेकर के धनानंद तक, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, उसके समय तक मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ और मगध ने जो है उत्तर भारत में अपनी साम्राज्य की जो पराकाष्ठा थी उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके बाद में हम देखते हैं कि 323 ईसा पूर्व में जो है अंतिम जो नंद वंश का शासक था धनानंद, उसको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। आज के इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के जो इतिहास जानने का जो साधन है और उसकी जो जाति है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। नंदवंश के शासक धनानंद का अंत करके देश को यूनानी दासता से मुक्त करने वाला भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य राजवंश का था। भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का श्रेय भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिया जाता है। इस ऐतिहासिक मौर्य राजवंश का इतिहास जानने के लिए हमारे पास में साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों के विवरण, तीनों ही साधनों से हमें पर्याप्त ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। मौर्य राजवंश का इतिहास जानने के लिए जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है ब्राह्मण साहित्यिक ग्रंथ, दूसरा है जैन धर्म ग्रंथ और तीसरा है बौद्ध धर्म के ग्रंथ। इनसे हमें मौर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश का इतिहास जानने का जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है, उनमें सबसे प्रमुख जो है वो है पुराण। इसके बाद में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस नाटक प्रमुख है। इनमें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रामाणिक जानकारी देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व और उसके कृतित्व के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध होती है। मौर्य राजवंश का इतिहास जानने के जो बौद्ध साहित्य है उसमें दीपवंश, महावंश, टीका, महाबोधि वंश और दिव्यावदान महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। मौर्यों का इतिहास जानने के लिए जो जैन साहित्य जो उपलब्ध है उसमें भद्रबाहु का कल्प सूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन मुख्य है। हम बात करेंगे जो है मौर्यों का इतिहास जानने के जो पुरातात्विक साधन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्यकालीन इतिहास जानने के पुरातात्विक साधनों में सबसे पहले जो हैं वो आते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के लगभग 40 अभिलेख भारत है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। अशोक के शासनकाल की विविध घटनाओं की प्रामाणिक जानकारी देने के लिए उसके जो अभिलेख है वो सबसे अच्छा साधन है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त मौर्य राजवंश का जो इतिहास है उसको जानने के जो पुरातात्विक साधन हैं उनमें हम रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसको भी शामिल करते हैं। इससे हमें सौराष्ट्र में मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। हम बात करेंगे मौर्यकालीन इतिहास जानने के जो विदेशी साधन हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, उनके बारे में। मौर्यकालीन इतिहास जानने के लिए यूनानी और रोमन लेखकों के जो विवरण हैं वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मौर्य इतिहास की जानकारी देने वाले यूनानी लेखकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले सिकंदर के समकालीन जो सिकंदर के साथ आए थे, इनमें नियार्कस, एरिस्टो जो है ओनेसिक्रेटिस और एरिस्टोबुलस के नाम मुख्य हैं। जो दूसरे यूनानी लेखक हैं वो सिकंदर के बाद के यूनानी लेखक हैं। इनमें हम मेगास्थनीज का नाम ले सकते हैं सबसे अधिक, और जो है इन्होंने इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने, लेकिन आज ये ग्रंथ हमारे पास में उपलब्ध नहीं है और क्योंकि ये विलुप्त हो गया है, और लेकिन इसके जो विवरण हैं वो बाद के यूनानी लेखकों ने अपनी किताबों में उद्धरण के रूप में दिए हैं। इनसे हमें जो है
उसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य राजवंश के बारे में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। इसके जो विवरण हैं इंडिका के, वो बाद के जो यूनानी लेखक हैं जस्टिन, एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी आदि ने अपने जो विवरण हैं उनमें दिए हैं। इस प्रकार साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण तीनों ही साधनों से हमें मौर्यों का इतिहास जानने में सहायता मिलती है। हम बात करेंगे मौर्यों की उत्पत्ति या उनकी जाति के विषय में कि मौर्य किस जाति के थे। कुछ विद्वान उन्हें क्षत्रिय बताते हैं, कुछ विद्वान जो मौर्यों को शूद्र बताते हैं। तो इसके बारे में जो है मौर्यों की जाति के बारे में हमें ब्राह्मण, बौद्ध और जैन जो ग्रंथ हैं उनमें परस्पर विरोधी विवरण मिलते हैं। ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं वो एक मत से चंद्रगुप्त मौर्य को जो है शूद्र मानते हैं, उसको निम्न उत्पत्ति का या शूद्र उत्पत्ति का घोषित करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जबकि बौद्ध और जैन ग्रंथ जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय सिद्ध करते हैं। हम मौर्यों की जाति विषयक ब्राह्मण साहित्य का जो साक्ष्य है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्यों की जाति बताने वाले ब्राह्मण साहित्य में पुराण, जिनमें विष्णु पुराण आता है, उसका स्थान महत्वपूर्ण है। इसके बाद विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी मुख्य हैं। ये दोनों ग्रंथ जो हैं, वृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर, ये 11वीं शताब्दी के हैं और विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है वो 8वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। तो ये जो ग्रंथ हैं वो परवर्ती ग्रंथ हैं बहुत ज्यादा मौर्य काल से। पुराण नंदों को शूद्र कहते हैं। विष्णु पुराण इस बारे में बताता है कि शिशुनाग वंशी शासक महानंदी के बाद शूद्र योनि के राजा पृथ्वी पर शासन करेंगे। यानी विष्णु पुराण में ये बताया गया है कि जो है नंदों के जो है बाद के जो राजा होंगे वो सारे के सारे शूद्र होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जो है नंदों के बाद आने वाले जो राजवंश है, जैसे कण्व वंश है, शुंग वंश है, ये ब्राह्मण राजवंश थे। तो हम ये नहीं मान सकते कि नंदों के बाद आने वाले जो वंश हैं वो शूद्र जाति के थे। ये मत हम मौर्यों के बारे में भी नहीं मान सकते। इस कथन के आधार पर कुछ विद्वान जो है नंदों के बाद में मौर्यों को भी शूद्र बताते हैं इस विष्णु पुराण के कथन के आधार पर, लेकिन ये सही नहीं माना जा सकता। दूसरा, जो विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी है, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राजा की पत्नी मुरा से उत्पन्न बताया है और इसी कारण से, मुरा से उत्पन्न होने के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य कहलाया। मुरा से उत्पन्न होने के कारण मौर्य कहलाया। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस नाटक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राजा का पुत्र बताया गया है। इसमें उसे नंद राजा का अवैध पुत्र बताया गया है। इस नाटक में ही बताया गया है कि जो नंद राजा है वो समूल नष्ट हो गया, यानी उसके पीछे कुछ नहीं बचा। यदि चंद्रगुप्त मौर्य नंद राजा का पुत्र होता तो उसका विनाश निश्चित रूप से हो जाता। मुद्रा राक्षस नाटक की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये नंदों को उच्च कुल का तथा मौर्यों को निम्न कुल का बताता है, जबकि संपूर्ण भारतीय इतिहास के जो साहित्य ग्रंथ हैं वो नंदों को निम्न कुल का बताते हैं। तो हम इस पर, मुद्रा राक्षस की ये जो बात है, इस पर विश्वास नहीं कर सकते। दूसरा, ये ग्रंथ जो है काफी बाद में लिखा गया है, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग, तो ये जो है प्रामाणिक नहीं कह सकते। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वृषल शब्द जो है उससे हम निम्न जाति का निर्माण करके सामान्य कुल में उत्पन्न मान सकते हैं और इसके आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य की जो है निम्न जातीयता सिद्ध नहीं होती। हम बात करेंगे मौर्यों की शूद्र उत्पत्ति का, जो ये ब्राह्मण साहित्य का मत है, इसकी समीक्षा करते हैं। तो पुराण जो है सबसे पहले उनको देखते हैं। जब हम बात करते हैं पुराणों की, तो पुराणों में बताया गया है, विष्णु पुराण में, कि जो है महानंदी के बाद में शिशुनाग वंश का जो शासक था महानंदी, उसके बाद में जो शासक होंगे वो शूद्र जाति के होंगे। तो इस कथन को हम नंदों के ऊपर तो लागू कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद के आने वाले जो राजवंश है, मौर्य राजवंश, शुंग और कण्व राजवंश, इनके ऊपर लागू नहीं कर सकते। तो ये जो मत है उसको भी हम सही नहीं ठहरा सकते।
दूसरा जो है मुद्रा राक्षस, वो काफी बाद की रचना है, उसकी जानकारी को प्रामाणिक नहीं कह सकते। मुद्रा राक्षस का जो लेखक है विशाख दत्त, वो जो है ब्राह्मण मत का समर्थक, ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे, और इस वजह से जो है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है निम्न जाति का सिद्ध करने का प्रयास किया, और इसके लिए उन्होंने वृषल शब्द का प्रयोग किया। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, इसलिए ब्राह्मण धर्म अनुयायियों का उनसे जो चिढ़ना है वो स्वाभाविक था। इसी तरह जो है यदि चंद्रगुप्त मौर्य ये बात देखें कि यदि चंद्रगुप्त मौर्य निम्न जाति का होता, शूद्र जाति का होता, तो ब्राह्मण धर्म का समर्थक, वर्णाश्रम धर्म का समर्थक जो चाणक्य था उसका गुरु, वो उसको कभी भी राजा नहीं बनाता। तो हम इस मत को स्वीकार नहीं कर सकते कि मौर्य जो है शूद्र जाति के थे। हम बात करेंगे मौर्यों की जाति विषयक बौद्ध साहित्य का जो मत है उसको देखेंगे। बौद्ध साहित्य में महावंश और महापरिनिब्बाण सूत्र में मौर्यों को कपिलवस्तु के शाक्यों की ही एक शाखा बताया गया है, जो हिमालय की तराई में जाकर के बस गए थे कौशल नरेश के अत्याचारों से बचने के लिए। और ये जो स्थान है जहां पर ये जाकर के बसे, कपिलवस्तु के जो शाक्य हैं, वो स्थान हिमालय की तराई में था, और वहां पर जो है मोर रहते थे, मोरों की आवाज गूंजती थी, और इसलिए इनको पिपली वन के मौर्य कहा गया। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसी पिपली वन के मौर्यों की ही जाति में उत्पन्न हुआ था, और इस प्रकार वो क्षत्रिय था। क्योंकि कपिलवस्तु के शाक्य क्षत्रिय थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी पिपली वन के मौर्यों से संबंधित था, और इसलिए वो भी क्षत्रिय था। हम बात करेंगे मौर्यों की जाति विषयक जैन मत के बारे में। इसमें हम जैन ग्रंथों में हम हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन है उसको शामिल कर सकते हैं। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। यानी वही पिपली वन के जो मौर्य हैं, उनके जो मयूर पोषक हैं, उनके मुखिया की जो पुत्री है, उसका वंशज जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है। यानी यहाँ भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। इस प्रकार बौद्ध और जैन दोनों धर्म ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय साबित करते हैं। हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण की, जो कि मौर्य राजवंश को, चंद्रगुप्त मौर्य को सामान्य उत्पत्ति का बताते हैं। सिकंदर के बाद के यूनानी लेखों के विवरण से भी हमें इसके विषय में, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के विषय में जानकारी मिलती है। प्लूटार्क और जस्टिन हमें इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। प्लूटार्क लिखता है कि चंद्रगुप्त जब नवयुवक ही था तो वो सिकंदर से मिला था, और बाद में कहा करता था कि सिकंदर आसानी से संपूर्ण भारत को जीत सकता था, क्योंकि जो नंद राजा था वो निम्न कुल का था, और इसलिए प्रजा उससे घृणा करती थी। यदि हम देखें, यदि चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं निम्न कुल का होता तो वो नंद राजा के बारे में इस तरह का कथन नहीं कहता। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल का नहीं था। दूसरा, जस्टिन जो है वो लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य हम्बल ओरिजिन में उत्पन्न था। यह हम्बल ओरिजिन का मतलब जो है निम्न कुल से न होकर के सामान्य उत्पत्ति से है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है किसी राजवंश में या राजघराने में नहीं हुआ था, वरन एक सामान्य परिवार में हुआ था। सेंड्रोकॉर्स नाम से पुकारते हैं यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य को, और बताता है, जस्टिन बताता है कि एक बार सेंड्रोकॉर्स जो है अपनी स्पष्ट वादिता के कारण जो है सिकंदर से उसने बात की थी, सिकंदर से मिला था, लेकिन सिकंदर जो है उससे नाराज हो गया था, क्योंकि उसने जो है सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा जताई थी। इसलिए सिकंदर उससे नाराज हो गया, और फिर उसने, सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य को मारने का आदेश दिया, लेकिन किसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य बच निकला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य जो है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को राजा नहीं बनाता यदि वो निम्न कुल का होता। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय राजवंश का था, और इस दिशा में जैन और बौद्ध ग्रंथों का जो मत है वही हमें सही प्रतीत होता है।